जय भारत के साथ स्वागत है आप सभी का आपके अपने न्यूज़ चैनल द सीएमएम न्यूज़ 24/7 पर। तो ब्रेकिंग न्यूज़ और लेटेस्ट अपडेट में जानेंगे महत्वपूर्ण कुछ चुनिंदा खबरें। तो बड़ी खबरों में खबर निकल कर आ रही है, ब्रिटेन ने फेसबुक पर लगाया $6.94 करोड़ का जुर्माना। जानेंगे क्या है वजह इसकी। इसी के साथ खबर आ रही है बीएसएनएल को लेकर बड़ा अपडेट है। बीएसएनएल को लाइसेंस मिला है। भारत में इनमार्सेट की ग्लोबल एक्सप्रेस सैटेलाइट संचार सेवाओं का परिचालन करेगी बीएसएनएल। उसी के रिलेटेड बहुत बड़ी खबर है। तो भगवान बुद्ध आज भी संविधान की प्रेरणा, महात्मा गांधी सत्य के आधुनिक संवाहक, प्रधानमंत्री मोदी ने गाए बुद्ध के गुण। उसी के साथ खबर आ रही है उत्तराखंड से। नैनीताल में 28 लोगों की गई है जान। पूरे राज्य में 54 मौतें, 5 अभी भी लापता। उसके साथ बहन कुमारी मायावती का बड़ा अपडेट आया है। आगरा की घटना पर मायावती ने सरकार को घेरा है। जानेंगे न्यूज़ में क्या है। तो सारी की सारी खबरें बहुत ही महत्वपूर्ण और चुनिंदा है। बने रहे वीडियो के एंड तक ताकि आपकी कोई भी न्यूज़ अपडेट मिस ना हो। हेलो दोस्तों, आज तारीख हो चुकी है 21 अक्टूबर 2021 और दिन हो चुका है गुरुवार। तो आज के बुलेटिन की बड़ी खबरों में चलते हैं। पहली बड़ी खबर पर, आरबीआई ने पेटीएम पर लगाया 1 करोड़ रुपए का जुर्माना। वेस्टर्न यूनियन को भी निर्देशों को न मानना पड़ा भारी। देश की प्रमुख फिनटेक कंपनी पेटीएम को रिजर्व बैंक ने तगड़ा झटका दिया है। भारतीय रिजर्व बैंक ने कुछ निर्देशों का पालन नहीं करने पर पेटीएम पेमेंट्स बैंक लिमिटेड पर 1 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है। इसके साथ ही वेस्टर्न यूनियन फाइनेंशियल सर्विसेज पर भी 27.78 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया है। आरबीआई ने एक विज्ञप्ति में कहा है कि अंतिम अधिकरण प्रमाण पत्र जारी करने के लिए टीपीबीएल के आवेदन की जांच पर यह पाया गया कि उसने ऐसी जानकारी प्रस्तुत की थी जो तथ्यात्मक स्थिति को नहीं दर्शाती थी। ये भी कहा गया कि भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम 2007 की धारा 26(2) में उल्लिखित प्रावधान के तहत अपराध है, इसलिए टीपीबीएल को एक नोटिस जारी किया गया। बढ़ते अगली खबर की ओर। अगली खबर में है, भारतीय नौसेना तैयार कर रहा है इलेक्ट्रिक युद्धपोत। रोल्स रॉय ने दिया साझेदारी का प्रस्ताव। भारतीय नौसेना इस समय भविष्य के युद्धपोतों के विकास पर फोकस कर रही है। भारतीय सेना के इस बड़े अभियान में दुनिया की दिग्गज कंपनियां भी अपना सहयोग देने की इच्छा जता रही है। बुधवार को कहा गया कि भारतीय नौसेना के फ्लीट ऑफ द फ्यूचर के लिए इलेक्ट्रिक युद्धपोतों के विकास के लिए उनके साथ साझेदारी करने के लिए रोल्स रॉय इच्छुक है। रोल्स रॉय ने एक बयान में कहा कि भारतीय नौसेना ग्राहकों को ब्रिटेन के आगामी कैरियर स्ट्राइक ग्रुप टूर के तहत भारत की नौसेना आधुनिकीकरण आवश्यकताओं के लिए अनुकूल बिजली और प्रणोदन समाधान के डिजाइन, निर्माण और वितरित करने की अपनी क्षमताओं का प्रदर्शन करने के लिए तैयार है। तो रोल्स रॉय ने भी साझेदारी का खुला निमंत्रण दिया है भारतीय नौसेना को इलेक्ट्रिक युद्धपोत तैयार करने के लिए। बढ़ते अगली खबर की ओर। अगली खबर में है, पेट्रोल डीजल प्राइस हाइक, नहीं थम रही पेट्रोल डीजल की महंगाई। गुरुवार को फिर हुई जबरदस्त बढ़ोतरी। पेट्रोल डीजल की महंगाई हर दिन नए रिकॉर्ड बना रही है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल में तेजी के साथ ही घरेलू बाजार में भी तेल की कीमतों में उफान आ रहा है। गुरुवार यानी 21 अक्टूबर 2021 को तेल विपणन कंपनियों ने पेट्रोल डीजल की कीमतों में 30-35 पैसे की बढ़ोतरी कर दी है। इसके साथ ही आज राजधानी दिल्ली में पेट्रोल 106.54 रुपये प्रति लीटर और डीजल 95.27 रुपये प्रति लीटर पहुँच गया है। आपको बता दें कि साल अप्रैल में अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल का दाम टूटकर $19 प्रति बैरल तक पहुंच गया था। वहीं अंतर्राष्ट्रीय मानक ब्रेंट क्रूड अब $84 प्रति बैरल तक पहुंच गया है। एविएशन मिनिस्टर हरदीप सिंह पुरी ने बुधवार को बताया कि भारत का तेल आयात बिल 2020 में जून तिमाही $8.8 अरब था। यह वैश्विक स्तर पर तेल के दाम में तेजी के कारण अब $24 तक पहुंच गया है। अगली खबर की ओर। अगली खबर में है, ब्रिटेन ने फेसबुक पर लगाया $6.94 करोड़ का जुर्माना। जानते हैं क्या है इसकी वजह।
ब्रिटेन के प्रतिस्पर्धा नियामक ने सोशल मीडिया मंच फेसबुक पर नियमों के उल्लंघन को लेकर $6.94 करोड़ का जुर्माना लगाया है। नियामक के अनुसार यह जुर्माना फेसबुक द्वारा ऑनलाइन डेटाबेस कंपनी गीफी की खरीद संबंधी जांच के दौरान नियमों के उल्लंघन को लेकर लगाया गया है। ब्रिटेन के प्रतिस्पर्धा और बाजार प्राधिकरण ने कहा कि फेसबुक जांच के दौरान आवश्यक जानकारी प्रदान करने में विफल रही है। बढ़ते अगली खबर की ओर, तो अगली खबर में है BSNL को मिला लाइसेंस। भारत में इनमारसेट की ग्लोबल एक्सप्रेस सैटेलाइट संचार सेवाओं का करेगी परिचालन। वैश्विक मोबाइल सैटेलाइट संचार के क्षेत्र में काम करने वाली प्रमुख कंपनी इनमारसेट ने बुधवार को कहा कि उसकी रणनीति भागीदार भारत संचार निगम लिमिटेड BSNL ने भारत में ग्लोबल एक्सप्रेस मोबाइल ब्रॉडबैंड सेवाएं देने के लिए जरूरी लाइसेंस हासिल कर लिया है। इससे भारतीय घरेलू एयरलाइंस और अंतर्राष्ट्रीय विमानन कंपनियां देश के ऊपर से उड़ान के दौरान उच्च गति की संपर्क सुविधा प्रदान कर सकेगी। इनमारसेट ने एक बयान में कहा कि दूरसंचार विभाग ने भारत संचार निगम लिमिटेड यानी BSNL को उड़ान और समुद्री संपर्क लाइसेंस से ग्लोबल एक्सप्रेस की सुविधा सरकार, विमानन और समुद्री क्षेत्र में भारतीय ग्राहकों को उपलब्ध होगी। यह घोषणा महत्वपूर्ण है क्योंकि इसका मतलब है कि भारतीय विमानन कंपनियां देश और विदेश में उड़ान के दौरान संपर्क सुविधा के लिए GX का उपयोग कर सकेंगी। इसके साथ ही इससे भारतीय समुद्र क्षेत्र में काम करने वाली देश की वाणिज्यिक कंपनियां जहाजों के बेहतर संचालन और चालक दल से जुड़ी कल्याण सेवाओं के लिए अपने जहाजों में डिजिटलीकरण को बढ़ाने में सक्षम होगी। अगली खबर की ओर, अगली खबर में है यूपी विधानसभा चुनाव में 40% टिकट महिलाओं को देगी कांग्रेस। राहुल बोले ये फैसला सिर्फ शुरुआत है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने बृहस्पतिवार को कहा कि उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए 40% टिकट महिलाओं को देने का पार्टी का फैसला सिर्फ शुरुआत है। उन्होंने ट्वीट किया, देश की बेटी कहती है अपनी मेहनत से, शिक्षा की ताकत से, सही आरक्षण से मैं आगे बढ़ सकती हूँ। उल्लेखनीय है कि कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने मंगलवार को घोषणा की थी कि वह उत्तर प्रदेश में आगामी विधानसभा चुनाव में 40% टिकट महिलाओं को देंगी। प्रदेश में विधानसभा चुनाव अगले साल शुरुआत में होने वाले हैं। प्रियंका ने लखनऊ में संवाददाताओं से बातचीत में जोर देकर ये भी कहा कि हम चाहते हैं कि महिलाएं राजनीति में, सत्ता में पूरी तरह से भागीदार बने। उन्होंने कहा कि महिलाएं अगर समाज में बदलाव चाहती है तो वे राजनीति में आए और कंधे से कंधा मिलाकर आगे बढ़े। कांग्रेस ने यूपी चुनाव के लिए नया नारा लड़की हूँ लड़ सकती हूँ ये भी दिया। 15 नवंबर तक कर सकती है आवेदन। जी हाँ दोस्तों, बढ़ते अगली खबर की ओर, तो अगली खबर में है 26 अक्टूबर तक दक्षिण पश्चिम मानसून हो सकता है समाप्त। IMD ने दी जानकारी। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने जानकारी दी है कि दक्षिण पश्चिम मानसून 26 अक्टूबर तक समाप्त हो सकता है। उसी दिन उत्तर पूर्वी मानसून के दक्षिण पूर्वी प्रायद्वीपीय भारत में सक्रिय होने की संभावना है। उत्तर पूर्वी मानसून ज्यादातर तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और केरल के कुछ हिस्सों में बारिश लाता है। IMD ने एक विज्ञप्ति में कहा कि बंगाल की खाड़ी और दक्षिण प्रायद्वीपीय भारत पर निचले क्षोभमंडल स्तरों में उत्तर पूर्वी हवाओं के आने की संभावनाओं के साथ दक्षिण पश्चिम मानसून के 26 अक्टूबर तक पूरे प्रदेश में समाप्त होने की संभावना है। साथ ही उत्तर पूर्वी मानसून की बारिश की भी संभावना है। सामान्य रूप से 15 अक्टूबर तक दक्षिण पश्चिम मानसून पूरे भारत में पूरी तरह से खत्म हो जाती है, लेकिन इस बार प्रक्रिया में देरी हो रही है। निकासी की शुरुआत में भी 17 सितंबर की सामान्य तारीख के मुकाबले 6 अक्टूबर से शुरू हुई है। इसी बीच दक्षिण पश्चिम मानसून वापसी रेखा कोहिमा, सिलचर, कृष्णानगर, बारीपदा, मलिकानगरी, नलगोंडा, बगलकोट, बेंगुल्रा से होकर गुजर रही है। बढ़ते अगले समाचार की ओर, अगले समाचार में है भगवान बुद्ध आज भी संविधान की प्रेरणा, महात्मा गांधी सत्य के आधुनिक संवाहक, PM मोदी ने दिया बयान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को कहा कि भगवान बुद्ध आज भी भारतीय संविधान की प्रेरणा है और महात्मा गांधी उनके सत्य और अहिंसा के संदेश के आधुनिक संवाहक है। उन्होंने बुधवार को कुशीनगर में महापरिनिर्वाण
मंदिर में अभिधम्म दिवस पर आयोजित 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध कॉन्क्लेव का भी शुभारंभ किया। उन्होंने कहा कि एक सामान्य सोच है कि बौद्ध धर्म का प्रभाव भारत से ज़्यादा पूर्वी हिस्सों में ही है, मगर सच ये है कि इसका असर पश्चिम और दक्षिण में भी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये भी कहा कि बुद्ध दिशाओं और सीमाओं से परे हैं। मोदी ने कहा कि गुजरात का वडनगर मेरी जन्मस्थली है। यह एक महत्वपूर्ण स्थान है जिसका जुड़ाव अतीत में बौद्ध धर्म से रहा है और अभी तक हम इस इतिहास को हेनसांग के कथनों से ही जानते हैं। मोदी ने कहा कि गुजरात का यह अतीत इस बात को साबित करता है कि बुद्ध दिशाओं और सीमाओं से परे हैं। बुद्ध के संदेश पूरी मानवता के लिए है। उसी के साथ प्रधानमंत्री मोदी ने इस मुद्दे पर भी काफी फोकस किया कि बुद्ध आज भी भारत के संविधान की प्रेरणा है और बुद्ध का संदेश पूरे विश्व के लिए है। प्रधानमंत्री मोदी ने अपने भाषण में कहा कि भगवान बुद्ध हर जगह है। प्रधानमंत्री ने कहा कि हजारों साल पहले भगवान बुद्ध जब इस धरती पर थे तो आज जैसा व्यवस्थाएं उस जमाने में आज जैसी व्यवस्थाएं नहीं थी, लेकिन फिर भी बुद्ध विश्व के करोड़ों करोड़ों लोगों तक पहुंच गए, उनके अंतर्मन से जुड़ गए। मैंने अलग अलग देशों के बौद्ध धर्म से जुड़े मंदिरों विहारों में यह साक्षात अनुभव किया है कि भगवान बुद्ध हर जगह है। मोदी ने कहा कि आमतौर पर यह भी धारणा है कि बौद्ध धर्म का प्रभाव भारत में मुख्य रूप से पूरब में है, लेकिन इतिहास को बारीकी से देखें तो हम पाते हैं कि बुद्ध ने जितना पूरब को प्रभावित किया उतना ही पश्चिम और दक्षिण पर भी उनका प्रभाव हमेशा से रहा है। बढ़ते अगली खबर की ओर। अगली खबर में है फर्जी प्रमाण पत्र पर 5 सांसद लोकसभा के लिए चुने गए, मांझी का सनसनीखेज दावा। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री एवं भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी जतिन राम मांझी ने बुधवार को आरोप लगाया कि एक केंद्रीय मंत्री सहित 5 सांसद अनुसूचित जाति SC के लिए आरक्षित सीटों से फर्जी प्रमाण पत्रों के आधार पर निर्वाचित हुए हैं। उन्होंने इसकी जांच कराने की मांग की है। अपनी पार्टी हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा की यहां राष्ट्रीय कार्यकारिणी को संबोधित करने के लिए संवाददाताओं से बातचीत करते हुए मांझी ने ये भी कहा कि केंद्र सरकार कश्मीर में शांति स्थापित करने की कोशिश कर रही होगी, लेकिन परिणाम दिख नहीं रहा है। जतिन राम मांझी ने आतंकवादियों द्वारा गरीब प्रवासियों की वहां हत्या किए जाने पर रोष प्रकट किया, जिनमें कुछ बिहार से भी है। पौराणिक ग्रंथ रामायण के रचयिता महर्षि वाल्मीकि को देश के श्रद्धांजलि अर्पित करने के बीच दलित नेता अपनी इस विवादास्पद टिप्पणी पर अडिग रहे कि भगवान राम एक काल्पनिक पात्र थे और कहा कि संत राम से हजारों गुना बड़े थे। उन्होंने कहा कि यह मेरा व्यक्तिगत विचार है और मैं किसी की भावनाओं को आहत नहीं करना चाहता। बढ़ते अगली खबर की और। अगली खबर में है नई पार्टी बनाने के कैप्टन अमरिंदर के ऐलान के बाद आया कांग्रेस का बड़ा बयान। कांग्रेस ने पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह की ओर से नई पार्टी के गठन और भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन की संभावना की घोषणा किए जाने के बाद बुधवार को कहा कि उनके इस कदम से साबित हो गया है कि उनको मुख्यमंत्री पद से हटाने का फैसला पूरी तरह सही था। पार्टी प्रवक्ता गौरव वल्लभ ने यह भी सवाल किया कि क्या कृषि से संबंधित तीनों काले कानून लाने को लेकर बीजेपी और अमरिंदर सिंह के बीच कोई जुगलबंदी थी। पंजाब प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू के साथ विवाद और पार्टी में अंदरूनी कलह के बाद पंजाब के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने वाले अमरिंदर सिंह ने मंगलवार को कहा कि वह जल्द ही अपनी खुद की राजनीतिक पार्टी बनाएंगे। उन्होंने ये भी कहा कि यदि किसानों के मुद्दे को उनके हित में सुलझाया जाता है तो उन्हें बीजेपी के साथ सीट बंटवारे की व्यवस्था की उम्मीद है। कांग्रेस प्रवक्ता गौरव वल्लभ ने कहा कि क्या इन तीनों काले कानूनों को लेकर बीजेपी और अमरिंदर सिंह जी की कोई जुगलबंदी थी। 99% विधायक तो इस बारे में पहले से ही समझ गए थे और वह कांग्रेस का वोट काटेंगे और बीजेपी को फायदा पहुंचाएंगे। तो ये बहुत बड़ा अपडेट है पॉलिटिकल नजरिए से। बढ़ते अगली खबर की ओर। तो अगली खबर में है बीजेपी के पुराने दोस्त ने अखिलेश यादव से मिलाया हाथ, चुनाव लड़ेंगे साथ। उत्तर प्रदेश में अगले साल विधानसभा चुनाव होने हैं। ऐसे में प्रदेश के अंदर नए राजनीतिक समीकरण बनने शुरू हो गए हैं। एक दूसरे नेता और दल को तोड़ने तथा साथ जोड़ने का खेल जारी है। अब
भाजपा के पूर्व सहयोगी एनडीए का हिस्सा रही सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी ने समाजवादी पार्टी से हाथ मिला लिया है। दोनों पार्टियां अगले साल मिलकर विधानसभा चुनाव लड़ेंगी। समाजवादी पार्टी ने अपने आधिकारिक ट्विटर अकाउंट से ट्वीट कर ये जानकारी दी है। ट्वीट में वंचितों, शोषितों, पिछड़ों, दलितों, महिलाओं, किसानों, नौजवानों, हर कमजोर वर्ग की लड़ाई समाजवादी पार्टी और सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी मिलकर लड़ेंगे, ऐसा ट्वीट किया गया है। बढ़ते अगले समाचार की ओर। अगले समाचार में है अफगानिस्तान को मानवीय मदद के लिए भारत तैयार, मॉस्को में हुई वार्ता, तालिबान ने दिया बयान। भारत और तालिबान के बीच मॉस्को में हुई बातचीत में भारत की तरफ से अफगानिस्तान को मदद की पेशकश की गई है। इस मुलाकात की पुष्टि तालिबान के प्रवक्ता जबीहुल्लाह मुजाहिद द्वारा की गई, जबकि भारत की तरफ से इस संबंध में अभी तक कोई आधिकारिक बयान नहीं जारी किया गया है। अफगानिस्तान के प्रवक्ता ने बताया कि अफगानिस्तान की अंतरिम सरकार के उप प्रधानमंत्री अब्दुल सलाम हनफी के नेतृत्व में एक उच्च स्तरीय तालिबान प्रतिनिधिमंडल मॉस्को एक भारतीय प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात के लिए गया था। इसी दौरान भारत की ओर से अफगानिस्तान को मदद देने की इच्छा जाहिर की गई। दरअसल भारतीय प्रतिनिधिमंडल रूस के निमंत्रण पर मॉस्को फॉर्मेट में हिस्सा लेने गया था। मॉस्को फॉर्मेट में तालिबान भी शामिल है। विदेश मंत्रालय के पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ईरान डिवीजन के संयुक्त सचिव जेपी सिंह के नेतृत्व में भारतीय प्रतिनिधिमंडल ने तालिबान से बात की। यह बातचीत मॉस्को फॉर्मेट से इतर हुई। तालिबान के प्रवक्ता जबीहुल्लाह मुजाहिद ने एक संक्षिप्त बयान जारी कर दोनों देशों के प्रतिनिधियों के बीच बातचीत की जानकारी दी है। बढ़ते अगली खबर की ओर। अगली खबर में है रूस में कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच राष्ट्रपति पुतिन ने किया एक हफ्ते की छुट्टियों का ऐलान। कोरोना वायरस के मामले रूस में एक बार फिर बढ़ने लगे हैं। यहाँ रिकॉर्ड संख्या में कोविड से हुई मौतें काफी है। कोरोना के मामलों और मौतों में रिकॉर्ड उछाल के बाद राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने देश में कोविड संक्रमण रोकने के लिए एक हफ्ते की छुट्टियों का ऐलान किया है। सरकारी कार्यबल ने बुधवार को पिछले 24 घंटों में कोविड-19 से 1028 लोगों की जान जाने की सूचना दी, जो महामारी की शुरुआत के बाद एक दिन में सबसे अधिक संख्या है। इससे रूस में महामारी से मरने वालों की कुल संख्या 2,26,353 हो गई है, जो कि यूरोप में अब तक का सबसे अधिक आंकड़ा है। तो रूस में कोरोना की केसेस काफ़ी बढ़ रहे हैं, इसलिए वहां के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने एक हफ्ते की छुट्टी का ऐलान किया है। बढ़ते अगली खबर की और। अगली खबर में है उत्तराखंड में बारिश के रिलेटेड नैनीताल में 28 लोगों की गई है जान। पूरे राज्य में 54 मौतें, 5 अभी भी है लापता। भारी बारिश से प्रभावित उत्तराखंड में अब तक 54 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि बारिश से जुड़ी घटनाओं में 19 लोग घायल हुए हैं और 5 लोग अभी भी लापता हैं। राज्य में बारिश और भूस्खलन से अब तक 46 मकानों को नुकसान हुआ है। गौरतलब है कि राज्य में बारिश और भूस्खलन से मरने वालों की संख्या सबसे ज्यादा नैनीताल में है। नैनीताल में अब तक 28 लोगों की मौत हो चुकी है। बारिश के चलते हुए भूस्खलन से राज्य में अनेक सड़कें अवरुद्ध हो गई और अनेक गांवों में बिजली की आपूर्ति भी ठप हो गई है। तो बढ़ते अगली खबर की और। अगली खबर में है चीनी ऐप टिकटॉक पर बैन का असर दिखने लगा है। भारत को हुआ बड़ा फायदा, एक रिपोर्ट में हुआ खुलासा। भारत में जिस वक्त टिकटॉक बैन हुआ था तो इसको लेकर खूब हल्ला हुआ था, लेकिन अब टिकटॉक बैन का असर दिखने लगा है। इस मामले में भारत को बड़ा फायदा हुआ है। चीनी शॉर्ट वीडियो मेकिंग ऐप टिकटॉक बैन के बाद से भारतीय शॉर्ट वीडियो मेकिंग कंपनी को बड़ा फायदा हुआ है। इससे भारत का एडवर्टाइज रेवेन्यू तेजी से बढ़ा है। पिछले 6 माह में शॉर्ट वीडियो कंटेंट को देखने वाले एक्टिव यूजर्स की संख्या में 1.37 गुनी की मंथली ग्रोथ दर्ज की गई है। इसका खुलासा घरेलू कंसल्टिंग फर्म रेडसीर कंसल्टिंग की लेटेस्ट रिपोर्ट से हुआ है। साथ ही पिछले 2020 के मुकाबले में डेली एक्टिव यूजर्स की संख्या 1.1 गुना की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। देखते अगले समाचार। अगले समाचार में है गहलोत के ओएसडी से दिल्ली पुलिस करेगी पूछताछ। फोन टैपिंग केस में पहली बार कल दिल्ली क्राइम ब्रांच के सामने पेश होंगे सीएम के ओएसडी।
फोन टैपिंग केस में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के ओएसडी से दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच शुक्रवार को पूछताछ करेगी। दिल्ली क्राइम ब्रांच ने हाल ही लोकेश शर्मा को ईमेल से नोटिस भेजकर 22 अक्टूबर को पूछताछ के लिए तलब किया था। पिछले 7 महीनों में केस दर्ज होने के बाद गहलोत के ओएसडी पहली बार पूछताछ के लिए दिल्ली क्राइम ब्रांच के सामने पेश हो रहे हैं। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत की शिकायत पर इसी साल 25 मार्च को दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने फोन टैपिंग मामले में सीएम के ओएसडी लोकेश शर्मा और पुलिस अफसरों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की थी। लोकेश शर्मा ने राजस्थान की घटना के लिए दिल्ली में केस दर्ज करने पर क्षेत्राधिकार का सवाल उठाते हुए इसे दिल्ली हाईकोर्ट में चुनौती दे रखी है। दिल्ली हाईकोर्ट ने 13 जनवरी तक लोकेश शर्मा को गिरफ्तारी से राहत दे रखी है। हालांकि क्राइम ब्रांच ने उनसे पूछताछ करने के लिए कहा है। क्राइम ब्रांच उनसे अभी भी पूछताछ कर सकती है। बढ़ते अगले समाचार की ओर। अगले समाचार में है एमपी नगरीय निकाय चुनाव में आप करेगा एंट्री, सभी सीटों पर कैंडिडेट उतारेगी आम आदमी पार्टी। तैयारी के लिए जिलों में कार्यकर्ता सम्मेलन, 23 को भोपाल में होगा कार्यक्रम। मध्य प्रदेश में नगरीय निकाय चुनावों की तारीख भले ही तय नहीं हुई हो, लेकिन राजनीतिक पार्टियां अभी से तैयारियों में जुट गई है। बीजेपी और कांग्रेस के अलावा तीसरे मोर्चे के रूप में आम आदमी पार्टी मैदान संभालेगी। प्रदेश की सभी सीटों पर कैंडिडेट उतारे जाएंगे। तैयारी के लिए सभी जिलों में कार्यकर्ता सम्मेलन होंगे। 23 अक्टूबर को भोपाल में सम्मेलन किया जाएगा। आरक्षण के मुद्दे पर कोर्ट में मामला लंबित है। वहीं कोरोना की वजह से भी निकाय चुनाव की प्रोसेस लेट हो गई है। इस वजह से अधिकांश निकायों में महीनों से प्रशासक नियुक्त हैं। ऐसे में निकाय चुनाव अगले साल हो सकते हैं, लिहाजा पार्टियां तैयारियों में लगी है। वहीं आम आदमी पार्टी ने जिला स्तर पर तैयारियां शुरू की है। बढ़ते अगली खबर की ओर। अगली खबर में है हरियाणा में पीएम के कार्यक्रम का विरोध। मोदी ने एम्स झज्जर में रेस्ट हाउस का उद्घाटन किया। कृषि कानूनों के विरोध में किसानों ने की नारेबाजी। हरियाणा के झज्जर जिले में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यक्रम का विरोध हुआ है। गुरुवार को प्रधानमंत्री ने झज्जर स्थित एम्स में नेशनल कैंसर इंस्टीट्यूट के रेस्ट हाउस का उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से कार्यक्रम में जुड़े, जबकि मुख्यमंत्री व अन्य मंत्री एम्स में पहुंचे। सीएम के आने की सूचना के बाद विरोध जताने के लिए कृषि कानूनों का विरोध कर रहे किसान भी पहुंच गए। किसानों ने कार्यक्रम स्थल के बाहर देखते ही पुलिस ने एम्स के रास्तों पर बैरिकेड लगा दिया। बड़ी संख्या में पुलिस जवानों को तैनात किया गया। झज्जर जिला के बढ़ासा क्षेत्र स्थित राष्ट्रीय कैंसर संस्थान परिसर में इन्फोसिस फाउंडेशन विश्राम सदन बनाया गया है। इसका प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रिमोट से बटन दबाकर उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री के कार्यक्रम की सूचना मिलते ही किसान भी बढ़ासा एम्स की तरफ बढ़े, लेकिन पुलिस को किसानों के विरोध की पहले से जानकारी थी, जिसके चलते सुबह ही पुलिस के जवानों ने वहां पर बैरिकेड्स तैनात कर दिए थे। बढ़ते अगली खबर की ओर। अगली खबर में है यूपी में आगरे की घटना पर मायावती ने सरकार को घेरा। आज मृतक सफाई कर्मी के परिजनों से मिलेगा बीएसपी का एक दल। आगरा में पुलिस कस्टडी में दलित सफाई कर्मी अरुण वाल्मीकि की मौत पर सियासत जारी है। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी और आम आदमी पार्टी सांसद संजय सिंह के बाद बसपा की एक प्रतिनिधि मंडल आज पीड़ित परिवार से मिलने आगरा जाएगा। गुरुवार सुबह बसपा अध्यक्ष मायावती ने सोशल मीडिया पर लिखा कि गोरखपुर में व्यापारी की मौत के बाद फिर से आगरा में सफाई कर्मी के साथ ऐसा होना गलत है। भाजपा सरकार एक बार फिर से कटघरे में आ गई है। अब पुलिस व्यवस्था में सुधार की जरूरत है। श्री गया चरण दिनकर के नेतृत्व में बसपा का एक प्रतिनिधि मंडल आज आगरा जाएगा, जहां घटना के दोषियों को सजा व पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने को लेकर पीड़ित परिवार व प्रशासन से भी मिलेगा। बढ़ते अगली खबर की ओर। अगली खबर में है किसान आंदोलन पर सुप्रीम कोर्ट में चल रही है सुनवाई। बंद रास्ते खोलने को लेकर दायर है याचिका। किसान आंदोलन के चलते बंद रास्ते को खुलवाने की मांग वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई शुरू हो चुकी है। किसानों की तरफ से वरिष्ठ वकील दुष्यंत देव और प्रशांत भूषण कोर्ट रूम में पहुंच चुके हैं। मोनिका भारद्वाज और हरियाणा सरकार की याचिका पर सुनवाई शुरू हो चुकी है। कोर्ट ने पिछली सुनवाई में किसानों को पार्टी बनाया था और किसानों को नोटिस भी जारी किया था।
आज से कोर्ट में फिजिकल सुनवाई की शुरुआत हुई है। एसजी तुषार मेहता, दुष्यंत दवे और प्रशांत भूषण कोर्ट रूम में पहुंच चुके हैं। बढ़ते अगली खबर की ओर। अगली खबर में है व्यक्ति की स्वतंत्रता अहम, जमानत अर्जी पर जल्द सुनवाई होनी चाहिए, सुप्रीम कोर्ट ने कहा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एक व्यक्ति की स्वतंत्रता अहम है और जमानत की अर्जी पर जल्दी मुमकिन हो तो सुनवाई की जानी चाहिए। शीर्ष अदालत ने कहा कि गिरफ्तारी पूर्व और गिरफ्तारी के बाद जमानत के लिए दायर होने वाले आवेदन के लिए कोई सीमा तय नहीं की जा सकती, लेकिन कम से कम यह आशा की जा सकती है कि ऐसी अर्जियों पर जल्द से जल्द सुनवाई की जाए। न्यायमूर्ति अजय रस्तोगी और न्यायमूर्ति AS ओका की पीठ ने पंजाब के पटियाला जिले में दर्ज एक मामले के सिलसिले में इस साल मार्च में हिरासत में लिए गए एक आरोपी की याचिका का निपटारा करते हुए यह टिप्पणी की। इस याचिका में शीर्ष अदालत से अनुरोध किया गया है कि जमानत के लिए दायर उसका आवेदन पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के समक्ष लंबित है, जिस पर शीघ्र सुनवाई की जाए। पीठ ने उच्च न्यायालय ने अनुरोध किया कि याचिकाकर्ता की जमानत की अर्जी पर यथासंभव जल्द विचार किया जाए। पीठ ने कहा कि सत्र अदालत ने उसकी जमानत अर्जी खारिज कर दी थी। बढ़ते अगली खबर की ओर। तो इस खबर में जानेंगे सोने की कीमत, क्या है सर्राफा बाजार का हाल। तो धनतेरस और दिवाली से पहले सोना सस्ता हुआ है, खरीदारों की होगी चांदी। जाने आज का रेट क्या है। तो गुरुवार को सोना बढ़कर 47,554 रुपए प्रति 10 ग्राम हो गया। MCX इंडिया की वेबसाइट के आंकड़ों के मुताबिक मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज में सोना 0.12% की तेजी के साथ 47,554 रुपए प्रति 10 ग्राम पर कारोबार कर रहा था, जिसमें 13,548 लॉट का कारोबार हुआ। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कमजोर अमेरिकी डॉलर के मुकाबले सोने की कीमतों में तेजी आई। रॉयटर्स की रिपोर्ट के अनुसार हाजिर सोना 0.2% बढ़कर $1,784.96 प्रति औंस हो गया। अमेरिकी सोना वायदा $1,784.60 पर था। तो अब जानेंगे मौसम का हाल कैसा रहेगा। भारत के मौसम का पूर्वानुमान। अगले 24 घंटों के दौरान सिक्किम, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, नागालैंड, दक्षिण आंतरिक कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु के कुछ हिस्सों, पूर्वी बिहार के अलग अलग हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश के साथ कुछ स्थानों पर भारी बारिश हो सकती है। स्काईमेट वेदर के अनुसार गंगीय पश्चिम बंगाल, शेष पूर्वोत्तर भारत और तटीय कर्नाटक में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। बिहार के शेष हिस्सों, तटीय आंध्र प्रदेश, तटीय उड़ीसा के कुछ हिस्सों, पूर्वी उत्तर प्रदेश की तलहटी, लक्षद्वीप और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में हल्की बारिश संभव है। तो इसी के साथ आज के ब्रेकिंग न्यूज और लेटेस्ट अपडेट यहीं समाप्त होते हैं। वीडियो को पूरा देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। देश और दुनिया की खबरों के लिए सब्सक्राइब कीजिए द CNN न्यूज 24/7 को और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि हर रोज की न्यूज अपडेट की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। मिलते अगले न्यूज अपडेट के साथ। आपका दिन बेहद ही खुशनुमा रहे। थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, जय भारत।